जब चंद्रशेखर आजाद सांसद नहीं थे तब भी मुल्क भर में जहाँ कोई एट्रोसिटी होती थी तो वो जाते अपने संसाधनों से जाते थे, कोई सरकारी सुविधाएं नहीं थी, पुलिस से टकराते थे, शासन प्रशासन से टकराते थे और अपने समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करते थे। और बहुजन की मुखर आवाज है जो कारवां जो सपना काशीराम ने, फूले ने, अम्बेडकर ने देखा था वो दौर आएगा, उसमें चंद्रशेखर जैसे लोग स्थापित होंगे और फिर यही मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कह रहे हैं ये कहीं नजर नहीं आएगा, नजर आएगा तो फिर उनके हिसाब से नजर आएगा। अभी मैं देख रहा था कि चंद्रशेखर तो इस्लाम कबूल कर ले वगैरह वगैरह, बहुत सारे ये नफरती लोग हैं, इनसे क्या बात करनी है। ये देश गंगा जमुना तहजीब का देश है, ये देश संविधान से चलेगा। ये कुछ लोग जो भौंक रहे हैं या बोल रहे हैं, इनके बोलने से कुछ नहीं होगा, आप ध्यान रखिए। इमरजेंसी भारत के दलितों के लिए स्वर्णिम काल था, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। जो लोग ये कह रहे हैं संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, ये सही माने में संविधान की हत्या कर देने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस को तो घसीट रहे हैं इसमें, लेकिन ये खुद वही लोग हैं जिन्होंने संविधान जलाया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन संसद पहुंच गया है और अब तहलका मचा चुका है। चंद्रशेखर आजाद लगातार, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, हर किसी की नकेल कसने लगे हैं। पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को, फिर केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान को और अब कर्नाटक सरकार को चिट्ठी लिख दी है और बता रहे हैं कि बहुजनों की हकमारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ राहुल नागपाल है बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे चंद्रशेखर के इस कदम को, किस तरीके से देखते हैं? सराहनीय है और अच्छी पहल है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बोलने वाले लोगों की ज़रूरत है और बोलने के साथ साथ जो उनकी कथनी और करनी है उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण ने जिस प्रकार से 2016-17 से भीम आर्मी के बैनर तले बहुजन मूवमेंट शुरू किया और आज 2024 में यानी 7 साल के बाद हम लोग उनके सांसद बनने के बाद में, अब उनके सांसद बनने के बाद जो उनका कार्यकलाप है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जो आदमी जिस वैचारिकी के साथ जिसने शुरुआत की थी उसी वैचारिकी के साथ वो आज भी है। जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नहीं थे तब भी मुल्क भर में जहाँ कोई एट्रोसिटी होती थी तो वो जाते थे, अपने संसाधनों से जाते थे, कोई सरकारी सुविधाएं नहीं थी, पुलिस से टकराते थे, शासन प्रशासन से टकराते थे और अपने समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करते थे। अब चूँकि वो एक सांसद हैं और देश के जो 543 सांसद हैं उनमें से एक वो भी हैं और बहुजन की मुखर आवाज़ हैं, युवा हैं, तो सीधी सी बात है कि उनके सवाल पूछने का और सवाल करने का जो अंदाज है वो भी यूथ वाला ही होगा, वो 60 साल वाला नहीं होगा। अब जो बात आपने कही कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा, उससे सवाल पूछ लिया, धर्मेंद्र प्रधान को, कर्नाटक की सरकार से, तो सच्चाई है कि कर्नाटक की सरकार अगर दलितों की हकमारी करेगी, उनका जो बजट है उसकी हकमारी करेगी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा करेगी, धर्मेंद्र प्रधान से नीट का अन्य दूसरे कोई सवाल है वो पूछे जाएंगे, तो अगर हमारा प्रतिनिधित्व जिसको हमने जिस आधार पर चुन करके भेजा है वो अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। चंद्रशेखर से उम्मीद थी कि वो ये काम करेंगे और निसंकोच वो कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जैसे आप सराहनीय कदम बता रहे हैं, दलित नेता, एक बहुजन नेता अकेले अपने दम पर पहुंचा, लेकिन जो मीडिया देखा जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके लेटर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं भी ढूंढने पर भी गूगल पे किसी के आर्टिकल नहीं दिख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 2 सवाल आपने किए, एक तो ये कि अकेले दम पे चंद्रशेखर वहाँ पहुंचे और दूसरा सवाल आपका कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर उनके सवालों का कोई जवाबों का, उनके कार्यकलाप का कोई वो नहीं। पहली बात तो मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद आज की तारीख में सांसद बनने पर भी उनको 1.5 लाख आदमी सुनने के लिए आ जाता और उससे पहले भी सुनने के लिए आता था। तो चंद्रशेखर अपने दम पर नहीं, समाज के दम पर, समाज की ताकत से, समाज के एफर्ट से वो वहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे समाज ने पूरी ताकत लगाई थी। बसपा के हार का उतना दुख नहीं है जितना चंद्रशेखर की जीत की खुशी है। दूसरा, मैं आपके सवाल पे आता हूँ, जो आपने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं उन पर कोई जिक्र नहीं है। इस देश के अंदर, इस देश के बहुजन समाज के लोग, और बहुजन समाज के लोग क्यों, जो लोग सत्ता में नहीं हैं, जो लोग मोदी के साथ नहीं हैं, वो कोई भी हो, मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी बात नहीं करेगा। और जो लोग मोदी के साथ हैं, चाहे वो दलित समाज से ही आने वाले, हाफ दलित कहता हूँ मैं तो चिराग पासवान को, क्योंकि उनकी मम्मी ब्राह्मण है, ठीक है, और यहाँ तक का कलावा भी वो पूरा मानते हैं, चिराग पासवान, तो वो क्योंकि मोदी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर है, हनुमान जी हैं, मोदी सरकार के हनुमान हैं और दलित हैं, तो अगर वो छींक भी देंगे तो देखो पूरा आज तक और कल तक और परसों तक सारे वहीं खड़े मिलेंगे आपको। चंद्रशेखर रावण कुछ भी कर दे तो नहीं मिलेगा। कोई नहीं, वक्त रहते चीज़ें सुधरेंगी। हमें पता है कि एक दौर वो भी आएगा कि जो कारवां जो सपना काशीराम ने, फूले ने, अम्बेडकर ने देखा था वो दौर आएगा, उसमें चंद्रशेखर जैसे लोग स्थापित होंगे और फिर यही मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कह रहे हैं ये कहीं नज़र नहीं आएगा, नज़र आएगा तो फिर उनके हिसाब से नज़र आएगा।
इसी में एक चीज जोड़ते हैं कि चंद्रशेखर जब जमीनी दौरे पर बहुत देखे जाते हैं, आम लोगों से बातचीत करते हैं, वहां पर किसी को सेल्फी लेते हुए डांटते हैं। वो खबर बड़ी चली थी कि देखिए कैसे सांसद बनते ही ठाठ बाट में आ गए और आम जनता को सेल्फी लेने से डांट के फटकार के भगा रहे हैं। अब जिन लोगों ने, देखिए, खबर को देखने और दिखाने के दो तरीके हैं। गिलास आधा खाली है तो जिनकी नज़र इसको है कि खाली है वो खाली के तरीके से देखेंगे। मेरे जैसा आदमी देखेगा कि गिलास आधा भरा है तो मैं देखूंगा कि नहीं, अपॉर्चुनिटी है, आधा भरा तो है। एक महिला जो अपने दुख है, उसकी जो पीड़ा है, वो चंद्रशेखर को सुना रही है। चंद्रशेखर भगत सिंह की मूर्ति पर माला चढ़ा करके नीचे उतरते हैं, पूरा हजूम है। एक महिला रोते हुए आती है और वो जो है कहीं ना कहीं अपना दुख सुनाने लगती है। तो सामने महिला खड़ी है और सामने जनता का प्रतिनिधित्व चंद्रशेखर खड़ा है। कोई आदमी महिला के कंधे पर रख के चंद्रशेखर के साथ सेल्फी लेना चाहे तो चंद्रशेखर क्या कोई भी आदमी जो महिला गरिमा की बात करता हो, जो महिला सम्मान की बात करता हो, वो चंद्रशेखर ने धमकाया। मेरे जैसा आदमी जो है वो हो सकता है ज़्यादा भी दिक्कत कर देता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप इस बात को समझिए कि चंद्रशेखर ने जिस प्रकार से उसको धमकाया, ये नहीं कि वो क्या नाम है, सांसद बनने के बाद में उसने धमका दिया, एटीट्यूड आ गया। सामने एक महिला खड़ी और महिला के कंधे पे रख करके आप जो है करेंगे। कल को महिला कहने लगी कि जिस प्रकार से आप बदतमीजी करोगे कार्यकर्ता होते हुए। और ये चंद्रशेखर का स्टार्टिंग से वो कार्यकर्ता को सबके सामने धमकाता था और जब चंद्रशेखर खुद भी कार्य करता था तब भी वो इस प्रकार की घटना। नगीना में जो विपक्ष में रहा, जो फर्स्ट रनर रहा, ओम कुमार जी, ओम कुमार ने उनको नमाज के लेकर के जो कटाक्ष किया था। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि अगर कोई घर में हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप है, पूजा करना या नमाज पढ़ना अगर करे तो हम उसको भाग्यशाली समझूंगा। कि आपको नमाज पढ़ना है, पूजा पाठ करना है, आइए हमारे घर कर लीजिए। कोई अच्छा, एक बात बताइए, मेरे एक मित्र हैं आमिल हुसैन, और शायद हम लोग पहले इंटर में मतलब इंटर से फिर कॉलेज से हमारे वो अच्छे बड़े मित्र हैं। आप पिछले साल की बात है, वो हमारे घर पे आए, 2 दिन रुके, दिल्ली में कुछ काम था। अब 5 वक्त का नमाजी आदमी जब मेरे घर में रुक रहा है तो नमाज कहाँ पढ़ने जाएगा वो। तो मैंने उनको बाकायदा एक कमरा दिया और उनको एक चादर दी जिस पर वो नमाज पढ़ सकें। और हमने कहा आपको जो भी इबादत करनी है आप हमारे घर में, हमारे रूम में करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा दोस्त, मेरा शुभचिंतक मेरे घर आएगा और अगर वो नमाज पढ़ना चाहेगा तो मेरी मानवता के नाते क्या ड्यूटी बनती है? मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं दोस्ती को बरकरार रखते हुए, भाईचारे को बरकरार रखते हुए उसको नमाज अदा करने के लिए जगह दूँ, स्पेस दूँ। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो, सुनिए आपकी बात कंप्लीट कर दूं, और जो ओम कुमार जी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था कि चंद्रशेखर तो इस्लाम कबूल कर ले वगैरह वगैरह, बहुत सारे ये नफरती लोग हैं, इनसे क्या बात करनी है। ये देश गंगा जमुना तहजीब का देश है, ये देश संविधान से चलेगा। ये कुछ लोग जो भौंक रहे हैं या बोल रहे हैं, इनके बोलने से कुछ नहीं होगा, आप ध्यान रखिए। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को बांट करके। जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंकों को बांट रहे हैं, दलित वोट बैंकों को बांट रहे हैं और विपक्ष को कमजोर करते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है? ये कांग्रेस वालों आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर के ऊपर। नहीं, कांग्रेस वालों को अगर ये लगता है कि चंद्रशेखर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है तो मुझे बता दे। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो नगीना में जितने वोट बीजेपी को पिछले बार मिले थे उससे 50,000 कम मिला है। और चंद्रशेखर अपने दम पर जीत कर, समाज की ताकत से जीत कर गए। तो कांग्रेस ने सपोर्ट तो किया नहीं है, बसपा ने सपोर्ट तो किया नहीं है, समाजवादी ने सपोर्ट तो किया नहीं है, वो तो अपने सिंबल पर जीत करके आए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम, अरे भाई तुम कैसे कह सकते हो, तुम तो हो सकता तुम ही बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हो। अगर कांग्रेस इतनी ही बढ़िया है तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ईमानदारी से उनको उपचुनाव लड़ना चाहिए। 10 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। उपचुनाव में बताए क्या हिस्सेदारी देगी चंद्रशेखर को, बताया ना। उत्तर प्रदेश के अंदर 25% दलित समाज रहता है, 18% मुस्लिम समाज है, दोनों को मिला दे तो लगभग 40% के आसपास बनता है। 40% समाज को क्या उपलब्धि देंगे? कांग्रेस से भी तो सवाल बनता है ना। आपको दलित और मुसलमानों ने वोट तो दे दिया इस बार, लेकिन आपके पास चेहरा क्या है उत्तर प्रदेश में? आपके उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जाकर के देखो तो वहां तो सब द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, पांडे जी, मिश्रा जी बैठे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया आपको। लेकिन बड़े पदाधिकारी वही हैं, कल को राज्यसभा जाएंगे तो वो जाएंगे, वोट तो मुसलमानों ने दे दिया। तो ये सवाल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त जो है सब बहुत सारे लोगों से हिसाब लेगा। चंद्रशेखर आजाद ने जो पत्र लिखा है सरकार को, कर्नाटक सरकार को, 39,000 करोड़ में लगभग उसका 37% हिस्सा
अन्य कामों के लिए जो खर्च किया जा रहा है, इसको लेकर के पत्र से आगे कोई कार्रवाई होगी? अब ये तो सरकार जाने, नहीं करेगी तो फिर मैं तो कहूँगा चंद्रशेखर को दोबारा पत्र लिखना चाहिए, और अगर दोबारा भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो वहाँ जाकर के प्रोटेस्ट करना चाहिए सरकार के खिलाफ। कर्नाटक में मैं समझता हूँ कि शायद कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार के चलते उनको चाहिए कि वो जिस प्रकार से चंद्रशेखर का जो है वो चंद्रशेखर के पत्र का जवाब नहीं देते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे प्रोटेस्ट होना चाहिए। सरकार कोई भी हो, हमारे हक हकूक की बात होनी एक चाहिए। आखिरी सवाल, 25 तारीख को बीजेपी ने ऐलान कर दिया संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? दरअसल ये वो लोग हैं जिनको हर तरीके से संविधान को ख़त्म करना है। मैं एक बात कह दूं कि जिन लोगों को 25 जून 1975 इमरजेंसी से दुखी होंगे वो होंगे। मैं समझता हूं कि जिनके लिए वो बुरा काल होगा, ब्लैक डे होगा, ब्लैक टाइम होगा, उनके लिए होगा। इमरजेंसी भारत के दलितों के लिए स्वर्णिम काल था, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। पूरी इमरजेंसी के कार्यकाल में एक भी दलित नेता जेल नहीं गया, और स्पेशल राइट चला करके दलितों के हक हकूक की रक्षा की गई। और ये बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ सवर्णों के लिए हो सकता है वो लोग जेल गए होंगे, बहुत सारी बात रही होंगी, लेकिन फिर भी दलितों के लिए वो समय अच्छा था, और दलितों के लिए वो समय अच्छा था, और जिसके चलते दलितों का उस समय कोई नुकसान नहीं हुआ। जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, ये सही मायने में संविधान की हत्या कर देने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस को तो घसीट रहे हैं इसमें, लेकिन ये खुद वही लोग हैं जिन्होंने संविधान जलाया। ये खुद वही लोग हैं, प्रधानमंत्री के निजी सचिव वित्त समिति के सलाहकार विवेक दोबराय कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, इनके आनंद कुमार हेगड़े जो मिनिस्टर है वो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, अयोध्या से बीजेपी के MP प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी, वो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे। तो ये खुद संविधान बदलने वाले बेचारे क्या संविधान की रक्षा करेंगे? चलिए, तो बड़ी बात कही इन्होंने कि जो संविधान बदलने वाली, जो पीछे के दरवाजे से रह के बताते रहते कि संविधान बदलेंगे, वही बता रहे हैं कि संविधान की हत्या दिवस मनाई जाएगी। और चंद्रशेखर आजाद रावण की जो कदम उठा रहे हैं, लगातार जिस तरीके से वो पत्र लिख रहे हैं, उसको लेकर काफी सराहना हो रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।